जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएसएम अड्डा में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ मैं अपनी दिन की क्लास शुरू करता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूं। ये करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम को लीजिए, उसमें आपको इनसे ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 12 अगस्त के क्वेश्चन की ओर। पहला, जो कि एक मोटिवेशनल कोट है जो आपके अंदर ऊर्जा जगाएगा। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। हर एक शीशा तो पत्थर से टूट जाता है, लेकिन हमें ऐसा शीशा तलाश करना है जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभाल। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना, हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। आपको हौसलों को बढ़ाना है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार आप नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो अपने हौसलों को बढ़ाइए, एक बार आप ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ ही हम लोग अपने करंट की शुरुआत करते हैं। पहले विज्ञान रत्न से गोविंदराज पद्मनाथन को सम्मानित किया गया। पहले विज्ञान रत्न से किसको सम्मानित किया? गोविंदराज पद्मनाथन को सम्मानित किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बी रेडी आ चुकी है। कौन सी रिपोर्ट आ चुकी है? बी रेडी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इसी के आगे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार यहाँ पर आयोजित किया गया। इसके साथ ही सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार क्या किया गया? आयोजित किया गया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 6.5% पर निर्धारित की। ये 11वीं बार है, 9वीं बार है जब कोई भी रेपो रेट घटाई या बढ़ाई नहीं गई है, उसी पर निर्धारित की गई है। भारत ने जीता कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। चर्चा में रही धारा 125। चर्चा में क्यों रही है धारा 125? इसके ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने के हकदार होगी। क्या है? भरण पोषण पानी की हकदार होगी। फैसला किसने सुनाया? ये सुनाया फैसला जस्टिस बीबी नागरत्ना और ऑस्टिन जॉर्ज मसी ने। ये दो लोगों ने फैसला सुनाया था। फैसले के मुख्य बिंदु क्या हैं? फैसला लंबित होने पर विवाह पर अधिकारों का संरक्षण 2019 एक्ट का सहारा ले सकती हैं। 2000 आप जानते हो 3 तलाक का जो बिल पारित हुआ वो 2019 में आया था, उसी का ये सहारा ले सकती हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्म निरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। ये चर्चा के बिंदु रही है। याचिकाकर्ता कौन थे? मोहम्मद अब्दुल समद थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दे दी है। ये एक बार दिया हुआ है कि अनुच्छेद 14 और 21 से जलवायु परिवर्तन प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को क्या कर दिए? मान्यता दे दी है। पहली बार ऐसा हुआ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं। हाल ही में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए श्रीधर पारिकर सोमनाथ को चुना गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों या टीम की तरफ से नामांकन किए जाते हैं। इसमें बताना सही क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि इसमें श्रीधर पारिकर को नहीं, गोविंद राजन को दिया गया। किसको दिया गया है? गोविंद राजन जी को दिया गया। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन सही है। और इसके बारे में जान लेते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है जो कि गोविंद राजन को मिला है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और इसी के साथ ही इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी देखेंगे।
ये विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और समाहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की। विभिन्न विज्ञान विभागों के 300 से अधिक पिछले पुरस्कारों की जगह लेने वाले इस नई पुरस्कार प्रणाली का उद्देश्य देश भर में शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। इसका अर्थ है कि ये लगभग 300 पुरस्कार जो अलग अलग श्रेणियों में थे, अलग अलग चीज़ों में दिए जाते थे, उनको मिलाकर एक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एक कर, उनकी जगह एक नए पुरस्कार श्रेणी या प्रणाली लिया है। ये शिक्षाविदों को जो भी शोध करते हैं, प्रोफेसर होते हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होते हैं, आईटी सेक्टर में होते हैं, और आविष्कार, ये सारे उन लोगों को जो भी वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए दिया जाता है। आप और भी इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखूँगा। और इनमें कौन कौन सी श्रेणियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेते, इनका एक्सप्लेनेशन है, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित चार श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन सा? विज्ञान रत्न, वीआर बोलते हैं। दूसरा विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, युवा है और टीम है। विज्ञान सब में लगा हुआ है, रत्न, श्री, युवा और टीम। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध विश्व बैंक से है। इसमें बताना है कौन कथन सही है। और दूसरे नंबर पे इनका जो दूसरा नंबर जो है, बी रेड्डी रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की जाएगी। इसमें बताना है कौन सा सही। दोनों कथन ये इसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट, जो कि दुनिया में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी माहौल और निवेश के माहौल को बेंचमार्क करती है। रिपोर्ट फर्मों के लिए निर्देशित विनियामक ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं का मूल्यांकन करती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बी रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की जाएगी। ये पहली है, आप ये समझिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो भी पहला बार कोई काम किया जाता है वो हर एक क्वेश्चन, और ये वर्ल्ड बैंक दे रही है, जिसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है बी रेड्डी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो उसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 को। कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 को। जो कि इसके अध्यक्ष ये यूपीपीसीएस से आ चुका है। अध्यक्ष जो है 2023 का अध्यक्ष जो है अजय बंगा जी हैं। कौन है? अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के ही हैं। क्योंकि भारत से जो भी अगर कोई उच्च पदस्थ अधिकारी शपथ लेता है या बनते हैं, तो उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास सिक्किम में आयोजित किया। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के आसपास पहाड़ी इलाकों में सेना की तैयारी और परिचालन क्षमताओं पर केंद्रित है। इसमें बताना कौन सा सही है। जो कि ये सिक्किम में नहीं किया गया, सिक्किम में नहीं किया गया, इसलिए इसका पहला आंसर गलत होगा और दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पूर्वी लद्दाख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख में सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया गया। ये क्यों किया गया है? ये भारतीय सेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख रणनीतिक क्षेत्र में पर्वत प्रहार नामक एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध पर केंद्रित है, भारत चीन सीमा के करीब क्षेत्र में सेना की तत्परता और परिचालन क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे इंडिया और चीन के बीच 2020 से तनाव चल रहा है। उसी को देखते हुए, क्योंकि कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, चीन हम लोगों पर आगे बढ़ता है और आँख दिखाता है, जो कि बंदर सी घुड़की देने की कोशिश करता है। हम और भारत ने भी इसमें पीछे हटने का कोई भी वो नहीं लिया। इसलिए पर्वत प्रहार, पर्वत पे ना आया है तो पर्वत कहाँ मिलेंगे? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे लद्दाख में। आप इससे रिलेट कर सकते हैं। पर्वत प्रहार किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने शुरू किया। 2020 में गलवान घाटी में, ये आप जानते होंगे, उस समय हमारे झड़प हुई थी, कुछ हमारे भारतीय सैनिक भी इसमें शहीद हुए थे, और उन्होंने बिना किसी गोलीबारी के चले
बहुत सारे चीन के सैनिकों को भी मारा था, जो कि एक शौर्य का प्रदर्शन था। और तभी से ये बहुत ज़्यादा इसमें डिस्प्यूट चला आ रहा है और कई दौर की वार्ता के बाद भी इसमें कोई भी अभी शांतिपूर्ण हल नहीं निकल सका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट निर्धारित किया है। कितना किया है? इसका सही आंसर 6.5। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या रेपो रेट होती क्या है? जब आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक है, बैंकों का बैंक बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। इसी के साथ ही इसने कौन सी बार है? ये 9वीं बार है। 9वीं बार है, जो कि 6.5 पर ही बरकरार रखा है। कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया गया। इससे कोई भी लोन कार है, होम लोन है, इस पे आपके कोई भी पैसे नहीं बढ़ेंगे और ना ही कम होंगे। जो चल रहा था सेम वैसा ही चलेगा। ये आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। उससे पहले ये देखिए उर्जित पटेल थे। और इसी में द्विमासिक ये होती है, 2 महीने में ये समीक्षा नीति आती है, जो कि मोदी जी के आने के बाद ही ये शुरू हुई थी। इसमें एमएसपी ने उधार रुख को वापस लेने का रुख बरकरार रखा है। आप रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई अपने बैंकों को जिस रेट पर पैसे उधार देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। जब कोई भी बैंक को कमी होती है तो वो आरबीआई से उधार लेता है, तो वो जो रेट लेता है, पैसे का जो दर लेता है, ब्याज लेता है, वो उसको बोला जाता है रेपो रेट। नेक्स्ट है, हाल ही में इसी में एक क्वेश्चन और मिलता है। इसमें शक्तिकांत दास ने बताया, जो कि ये विदेशी मुद्रा इम्पॉर्टेंट है फॉर रेलवे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा भंडार इसमें कितना पहुंच गया है? 775 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसी के साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग जीती? तो ये किसने जीती है? इसके आंसर है भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका। तो ये अपने जीती है भारत ने। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, भारत ने कोई चीज़ जीती है। ये कहाँ पर हुआ? ये काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मेज़बान नेपाल को 3-2 से, मेज़बान का मतलब इस बार जो ये कावा टूर्नामेंट हुआ, ये नेपाल में हुआ था। वहाँ पर किसने हरा दिया? 3-2 से भारत ने नेपाल को हरा दिया है। महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का फाइनल जीत लिया। इसका नाम क्या है? महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का फाइनल जीत लिया है। और आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी बहुत पढ़ सकते हैं। कावा का पूरा नाम सेंट्रल वॉलीबॉल एसोसिएशन इसका संचालन करती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी ने, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय हॉकी ने कौन सा पदक जीता? ये स्पेन को हरा का है। भारतीय हॉकी ने किसको हराया? स्पेन को हरा के कांस्य पदक जीत लिया है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीत लिया है। इसके अपने जो हर हॉकी टीम के कप्तान कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हरमनप्रीत सिंह। इनकी भी प्रीत लग गई है, जो कि ये स्पेन को हराया था, 2-1 से हराया। 2 गोल किए हैं वो भी हरमनप्रीत सिंह है, कप्तान ने ही किए थे। और 8 अगस्त को इनको कांस्य मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि ओलंपिक में कोई भी पदक आए, जो कि हमारे लिए गौरव की बात ही होती है। ये 8 अगस्त 2024 में पेरिस में खेला गया था। और कौन सा स्टेडियम था ये अभी इसलिए नहीं पूछा जाता, लेकिन कौन सा पदक जीता ये आपका बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। और जो कि स्पेन में हुआ, हमारे जो गोलकीपर थे PR श्रीजेश, इन्होंने भी इस बार संन्यास की घोषणा पहले ही कर दी थी कि ये मेरा जो ओलंपिक होगा ये अंतिम होगा। और जो दोनों गोल भारतीय हरमनप्रीत जो कप्तान थे उन्हीं ने ही दागे। और स्पेन के लिए एकमात्र गोल मिसलेस ने किया था। किसने किया था? मिसलेस ने किया था। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के बाद यह पहली बार है कि भारत ने ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीते। लगातार मतलब 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भी जीता था भारतीय हॉकी ने, और इस बार भी जीता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाल ही में जापान के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ और दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह प्रशांत रिंग ऑफ फायर स्थित है, जो तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि का क्षेत्र है। इसमें बताना कौन सा सही, केवल 2 सही है, क्योंकि ये जापान में नहीं, कहाँ पर, इंडोनेशिया। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? जकार्ता। इंडोनेशिया की एक द्वीपी सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है। यहाँ पर इसका नाम है माउंट लेबोटोबी लाकी। माउंट लेबोटोबी लाकी। आप ऐसे लौकी से नाम से याद रख सकते हैं। कहीं भी आ जाए लौकी तो आपको क्या लगाना है? इंडोनेशिया लगाना है। कहाँ लगाना है? इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे, आगे होगी। और शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम गुजरात में प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम युवाओं को भारत की विविधता में एकता की भावना और प्रेरित करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देगा। इसमें बताना कौन सा सही है, तो इसमें ये दोनों सही हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने क्या किया है? प्रेरणात्मक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य सभी प्रतियोगी को सार्थक अद्वितीय प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना होता है, जिसमें उनके नेतृत्व गुणों को सशक्त बनाना है। क्या करना है? उनके नेतृत्व को सशक्त बनाना है। ये कहाँ से शुरू किया गया? भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक वाडनगर, जो कि गुजरात में 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से। तब वर्नाकुलर आपने एक्ट सुना हो गया 1873 का, उसी से के बाद ही एक स्कूल बनाया गया था वर्नाकुलर स्कूल। आप 1873 का जो एक्ट था वर्नाकुलर एक्ट प्रेस से संबंधित था, जहाँ 1883 का जो वर्नाकुलर एक्ट था प्रेस से संबंधित था, और तभी उसी के बाद एक वर्नाकुलर स्कूल बना जो कि 1888 में वाडनगर में बना। इसी के ये कब है? ये 9वीं से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। कब तक चलेगा? कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। इसमें चयनित 20 छात्र होंगे, और आप इसका चाहो तो रोक कर व्याख्या पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है ये लाकी की इसकी व्याख्या होगी, जो हम लोगों ने सेंटर फॉर वोल्केनोलॉजी क्या होता है? ज्वालामुखी का अध्ययन। जियोलॉजिकल हैजर्ड मिटिगेशन के अनुसार 2 जनवरी 2024 को पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में माउंट लेबोटोबी लाकी की चोटी से 1 से 5 किलोमीटर ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 1.5 है, 1.5 किलोमीटर ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। लेबोटोबी एक जुड़वां ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया के फ्लेसेरेस द्वीप के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। आप सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी यहीं पर पाए जाते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, और आप चाहो तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य काला नुनिया चावल। मध्य प्रदेश का कौन सा चावल? काला नुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट चावल है। कोडियाल सहित कोडियाल जो साड़ियाँ हैं, कोडियाल शहर है, वहाँ की साड़ियाँ हैं सहित 5 उत्पादों को क्या दिया गया? GI टैग मिला है। सुंदरबन शहद मौली, सुंदरबन का जो शहद है मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्र किया जाता है। इसमें बताना है कौन सा सही, इसकी व्याख्या देखते हैं। दोनों सही है। पश्चिम बंगाल के 5 उत्पादों को भौगोलिक GI टैग मिला। इसमें सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो गलत है। ये इसमें मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल के 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। GI टैग कब का एक्ट है? 1999 का। पहला कब आया था? 2001 में। और जो पहला GI टैग मिला तो दार्जिलिंग की चाय को कब मिला था? 2004 को। और इसमें सुंदरबन जलपाईगुड़ी जिले का एक काला नुनिया चावल, मुर्शिदाबाद का नगराड़ कोरियल साड़ियों और नदिया और पूर्वी वर्धमान की तंगेल साड़ियों का, ये दोनों साड़ी हैं, कोरियल साड़ी और पूर्वी वर्धमान की तंगेल साड़ियों को ये GI टैग मिला है। सुंदरबन जो शहद है ये मौली समुदाय द्वारा एकत्रित किया जाता है। कौन से समुदाय द्वारा? मौली समुदाय द्वारा। और बाकी आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं।
पश्चिम बंगाल की अब तक कितने को जीआई टैग मिल चुका है? 27 वस्तुओं को। कितने को मिला है? 27 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम इतिहास का सबसे कम समय में पूरा आने वाले टेस्ट मैच की विजेता रही? इसमें आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा भारत। कौन सा होगा? भारत। कौन सा होगा? भारत। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 जनवरी 2024 को केप टाउन के न्यूजीलैंड स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास के अब तक के सबसे कम समय में पूरे हुए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। किसको हरा दिया? दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से वो भी हरा दिया है, और बहुत ही कम समय में विकेट हरा के। इसमें 2 दिन से भी कम समय लगा। आप जानते होंगे जो क्रिकेट चलता है, टेस्ट मैच चलता है 4 से 5 दिन चलता है, लेकिन उसको 2 दिन में ही समाप्त करना, जो कि सबसे कम समय का ये रिकॉर्ड बनाता है। इसमें 107 ओवर 642 गेंदें तक चले मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने सर्वोच्च प्रदर्शन किया। इसमें मोहम्मद सिराज जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर निकल कर आ रहे हैं, और बुमराह तो आप जानते ही हैं, स्पेल से प्रदर्शन किया है इन्होंने। आप इसका और भी व्याख्या पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। किस राज्य के कपड़ा गंडा शॉल और लांजिया सौर पेंटिंग को जीआई टैग मिल गया है? तो ये शॉल आप सुना होगा, मेरे ख्याल ये जम्मू कश्मीरी रहता है, जो कि उड़ीसा के साथ। इसमें जो सही आंसर होगा वो उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। आंसर इसका सही होगा उड़ीसा। वैसे जम्मू कश्मीर का एक जो कपड़े होते हैं उनको भी बहुत अच्छा जीआई टैग मिलता है, वहाँ के भी शाल फेमस है। उड़ीसा के 7 उत्पादों जिनमें से लाल बुनकर चींटियों से बनी सिमली पाल काई चटनी से लेकर कढ़ाईदार कपड़ा गंगा शाल तक शामिल हैं। इन्हें अपनी विशिष्टता की मान्यता में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया। भारत में उद्योग और व्यापारिक संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जीआई टैग पुरस्कार देता है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जीआई टैग कौन देता है? भारत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। भारत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसको जीआई टैग प्रदान करता है। अधिकृत व्यापारियों में से प्रत्येक को एक अद्वितीय जीआई टैग नंबर सौंपा जाता है। इनको एक नंबर दिया जाता है। और ये अधिनियम कब का है? जो अभी मैंने आपको बताया 1999 का अधिनियम है। और जो सबसे पहला जो मिला था 2004 को, वो किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। कपड़ा शॉल पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाए। ये कपड़ा जो शॉल है, शॉल वैसे भी जानते हैं आप, चाहे महिला ओढ़ें चाहे पुरुष ओढ़ें, कोई भी चलता है। ये शॉल किस रंग का होता है? लाल, पीले और हरे धागे से कढ़ाई से बनाया जाता है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा का। उड़ीसा का रायगढ़ और कढ़ाई जिलों में। आप बहुत सारा है, आप इसको वीडियो रोक कर फिर से आप इसको पढ़ सकते हैं। सिमलीपाल जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। सिमलीपाल और भीतरकड़का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? सब ये उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में जो राज्य लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 है। और मयूरभंज ज़िले से कौन आती हैं? मयूरभंज ज़िले से कौन आती है? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त होता है। आप एक बार इसको ज़रूर सुनें और मेरी इसमें कमेंट करके बताएं जो भी कमियां रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद साथियों।